प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से किया संवाद। युवाओं से किया आह्वान, वैश्विक चुनौती का गुणवत्तापूर्ण कम लागत वाला ढूंढे समाधान। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र संपन्न। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 14,29,000 से ज्यादा परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आए। और किसानों के बकाया मुद्दों के समाधान के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया कमेटी का गठन। बोले, 31 मार्च तक होगा मामले का समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले में युवा इन्वेंटर से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। देश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया और युवाओं से आह्वान किया कि भारत का कोई भी टेक्नोलॉजी आयात न करना पड़े, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। सरकार और समाज दोनों की ही मदद कर रहे हैं। ये आज इस हैकाथॉन में शामिल हुई टीमों, हजारों स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कुछ हो ही नहीं सकता, ये बदल ही नहीं सकता, इस सोच से अब हर भारतीय बाहर निकला है। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के सामर्थ्य पर बढ़ते भरोसे और उम्मीदों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से कम लागत में गुणवत्तापूर्ण समाधान ढूंढने का आह्वान किया। मैसूर के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के इनोवेटर्स ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद किया। उन्होंने पीएम मोदी को जानकारी दी कि किस तरह उनका प्रोजेक्ट रेलवे में माल ढुलाई की प्रक्रिया को बेहतर कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की तैयारियों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान मनसुख मांडविया ने कहा कि हमें घबराने की नहीं, अलर्ट रहने की जरूरत है। अस्पताल तैयारियों के साथ ही निगरानी बढ़ाएं और लोगों के साथ संपर्क बनाकर हर 3 महीने में एक बार मॉक ड्रिल अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को सहयोगात्मक भावना से काम करने की जरूरत है। इस दौरान कोविड टेस्टिंग एवं जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ कोविड नियमों के पालन का प्रचार बढ़ाने के लिए भी चर्चा हुई। इस समय यह भी चिंताजनक है कि देश में कोरोना के 2000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 341 मरीज मिले हैं। संसद भवन परिसर में राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने राज्यसभा सभापति को फोन कर इस घृणित नाटकीयता पर दुख व्यक्त किया और उपराष्ट्रपति ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया और उन्होंने कल संसद के पवित्र परिसर में माननीय सांसदों द्वारा प्रदर्शित की गई अपमानजनक नाटकीयता पर अत्यंत दुख व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ और वह भी संसद में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि कुछ लोगों की बेतुकी हरकतें मुझे मेरा कर्तव्य निभाने और हमारे साथ संविधान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने से नहीं रोक सकती। मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं और इस प्रकार के अपमान मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। आज राज्यसभा में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस पद की गरिमा बनाए रखना मेरा काम है और इसका अपमान सहन नहीं किया जाएगा। मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते। आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है।
वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उपराष्ट्रपति की नकल के मामले में दुख जताया है। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन ये गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कहा कि जब हमने 2014 में सरकार की बागडोर संभाली, उस समय हरियाणा की गरीबी दर 11.88% आंकी गई थी। सरकार के सकारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप 2019-21 में यह दर 7.7% पर आ गई है। हरियाणा में 9 वर्षों में 14,29,000 परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। वह भी तब जब प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा की आर्थिक सीमा को 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया है। बीपीएल की आय सीमा इसलिए बढ़ाई ताकि अधिक से अधिक लोगों को राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके। 341 लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए अर्थात उससे ऊपर हो गए हैं। तो इस प्रकार की एक महत्वाकांक्षी एक रिजल्ट जो है हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम हालांकि प्रदेश में गरीबी रेखा जो सारे देश में कहीं नहीं है, इसका जो आर्थिक मापदंड बदल करके जो सारे देश में इस समय 1,20,000 रुपया है, हमने हरियाणा में उसको 1,80,000 रुपया किया है। अर्थात अगले 60,000 रुपए की इनकम वाले लोग भी वो गरीबी रेखा में ला करके हमने जो उसके राशन भी बढ़ाए हैं। उन्होंने सदन में स्पष्ट किया कि आड़ती जो टैक्स जमा करवाते हैं उस राशि पर अगले साल 10% की वृद्धि की जाएगी। आड़ती शायद इसे सही ढंग से समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी दुकानदार की 10% बिक्री नहीं बढ़ती है तो वह अपील कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। हालांकि अभी नई सड़कों के स्थान पर केवल सड़कों की मरम्मत, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर फोकस है। वो यही है, नई सड़कें इस बार हमने रोकी है कि नई सड़क निर्माण वो नहीं कराएंगे। सबसे पहले जो प्रेजेंट में रिपेयर करनी है सब रिपेयर कराएंगे। दूसरे चरण में जिनका चौड़ीकरण करना है, जिन सड़कों का वाइडनिंग करनी है या स्ट्रेंथनिंग करनी है वो होगा। और फिर उसके बाद अगर आवश्यकता यानी बहुत अधिक होती है, जिन सड़कों के जहाँ ट्रैफिक लोड बढ़ता है, अब इतना जितना उत्तर दे रहा उतना ही है, उससे ज्यादा कोई मिलेगा नहीं। फ्लड के लिए अलग से हमने और सूची मांगी है कि जो फ्लड के समय जो सड़कें टूटी हैं उसकी रिपेयर वो प्राथमिकता पर कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने सदन में अंतिम दिन बताया कि हरियाणा जीएसटी संग्रहण में बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में प्रथम स्थान पर है। अक्टूबर 2022 में राज्य का टैक्स संग्रहण 19,652 था, जो अक्टूबर 2023 में 21% बढ़ोतरी के साथ 23,841 करोड़ रुपए रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शीतकालीन सत्र के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि इन 3 दिनों में 157 प्रश्न पूछे गए, जिनमें 60 तारांकित थे। वहीं 62 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आए, जिन्हें एक ही विषय होने के कारण 13 में संकलित कर दिया गया। सीएम ने यह भी जानकारी दी कि उचाना के स्कूल में हुई वारदात को लेकर आज फिर से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जो 2005 से अब तक सभी स्कूलों में इस प्रकार के मामलों की जांच करेगी। कुछ ऐसे विषय पास्ट के भी बताए गए कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर भी नहीं करता है, तो अंततः फिर आज ही दोबारा बिजनेस एडवाइज कमेटी की मीटिंग करके और एक इंटरनल कमेटी शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जिन और की आवश्यकता उनको होगी उनसे वो सहयोग ले सकेंगे। तो ये एक कमेटी बना करके 2005 से और 2023 तक के जो ऐसे यौन शोषण के जितने भी विषय जिनका उल्लेख सत्र में हुआ सदन में, उस सारे के संदर्भ में जो बातें हैं उसकी इंक्वायरी वो कमेटी करेगी। राज्य गीत को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम ने बताया कि विधायक लक्ष्मण यादव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। आगामी बजट सत्र में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सीएम ने यह भी बताया कि 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा विशेष तौर पर शिरकत करेंगे।
पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा 31 मार्च तक किसानों के बकाया मुद्दों के समाधान के लिए कमेटी का गठन किया गया है। पंजाब भवन में अलग अलग किसान जथेबंदियों के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कमेटी का नेतृत्व कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया करेंगे, जबकि सीनियर IAS अधिकारी और किसान जथेबंदियों के प्रतिनिधि और कृषि माहिर सदस्यों के तौर पर शामिल होंगे। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब के पास अन्य राज्यों के लिए पानी की एक बूंद भी अतिरिक्त न होने की बात दोहराते हुए कहा कि वे 28 दिसंबर को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा बुलाई मीटिंग में जरूर शामिल होंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मीटिंग में वे पंजाब का पक्ष मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 13 अप्रैल तक विशेष मुहिम चलाई जाएगी, जिस दौरान जमीन का सहमति से बंटवारा करने के लिए गाँव में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। एक अन्य किसान हितैषी फैसले में मुख्यमंत्री ने गांव में सहकारी सभाओं से नए खाते खोलने पर लगी रोक हटाने का ऐलान किया। अब किसान इन सभाओं में अपने खाते खोल सकते हैं, जिससे उनको बड़ा लाभ मिलेगा। अपने अदम्य साहस, शौर्य और वीरता का परिचय देने वाली सशस्त्र सीमा बल आज अपना 60वां स्थापना दिवस मना रही है। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB को मूल्य रूप से 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद 20 दिसंबर 1963 को स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से स्थापित किया गया था। कारगिल युद्ध के बाद SSB के कार्य क्षेत्र और भूमिका के बारे में परिवर्तन कर इसे वर्ष 2001 में गृह मंत्रालय के अधीन किया गया। वहीं स्थापना दिवस को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल के जवानों को स्थापना दिवस की बधाई दी है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि SSB कर्मियों को उनके परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। सीमाओं के संरक्षक के रूप में SSB अटूट बहादुरी और कर्तव्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ कायम है। आपदाओं के दौरान शानदार सेवाओं के साथ यह उभरा है। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने कल सेक्टर 37 की मार्केट में जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर चंडीगढ़ भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान अरुण सूद ने कहा कि इस कार्यालय से वह शहरवासियों के संपर्क में रहेंगे। कोई भी नागरिक अपनी किसी भी समस्या के लिए उनसे मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे सीख दी है कि अपने जो जनता की सेवा करनी और जनता के लिए लगातार जो है निरंतर जो है वो संघर्षशील रहना, तो आज उसी मेरा जो संघर्ष है, मेरा जो मेहनत है, उसी का प्यार बदौलत आज मुझे इतने लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं इन सब लोगों के लिए जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे इन लोगों का कोई भी किसी प्रकार का सहयोग करने का अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर उस चीज़ को जो है वो पूरे अपनी जो है पूरे तन मन धन से निभाऊंगा। इस दौरान अरुण सूद ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का आभार जताया और कहा कि वे इसी तरह आमजन से जुड़े रहेंगे। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री मोदी का फाइनेंशियल टाइम्स को दिए साक्षात्कार में बहुपक्षवाद पर जोर, विदेशों में मौजूद चरमपंथी समूहों की गतिविधियों पर जताई चिंता। हरियाणा के पानीपत में मंगलवार रात करीब 12:30 बजे आया 3.0 तीव्रता का भूकंप। 5 किलोमीटर गहराई में पानीपत रहा केंद्र। हरियाणा व पंजाब में कोहरे का अलर्ट जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से महेंद्रगढ़ और फतेहगढ़ साहिब रहे सबसे ठंडे। न्यूनतम पारा 3.7 डिग्री दर्ज। तमिलनाडु में भारी बारिश से हालात अब भी खराब। कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। अब तक 10 लोगों की मौत। राहत व बचाव कार्यों में जुटी सेना। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।